तो हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में। तो चलिए आज से हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर है जी। हम लोग मन से पढ़ेंगे और आप लोग भी, उम्मीद है आप लोग भी मन से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इसी से क्वेश्चन और यही सब चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर, आप अपना थ्योरी की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन, देखिए पहला चैप्टर है, क्या है? पहला चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें जानेंगे कि प्रकाश किसे कहा जाता है, प्रकाश के उसके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, और भी इनके बहुत प्रकार है जी। इसे क्या है, प्रतिबिंब किसे क्या कहा जाता है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहला कि चलिए पढ़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, पहले बुक हम लोग ख़त्म करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का, आप लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव भी आपको कराया जाएगा, सब्जेक्टिव भी करा देंगे। तो पहले बुक पढ़िए, थ्योरी समझिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए पढ़ते हैं कि प्रकाश से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य जिसकी जानकारी आपको पिछले वर्गों में हो चुकी है। ठीक है, हम लोग पिछले कक्षा में भी प्रकाश के बारे में पढ़े हैं कि प्रकाश क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जिनका उपयोग आपको इस अध्याय के और पिछले अगले 2 अध्यायों में करना है। ठीक है, हम लोग 9th में भी पढ़े थे प्रकाश के बारे में, और इसके चैप्टर के आगे में भी हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, अगला है कि पहला पॉइंट है कि प्रकाश और उसके स्रोत क्या कहा जाता है, प्रकाश और इसका स्रोत क्या है। ठीक है, तो वस्तुओं को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना आवश्यक है। क्या होता है जी कि जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए, मान के चलिए हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो वह कैसे देख पाते हैं। ठीक है, तो वस्तुओं को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त क्या चीज़ का होना चाहिए, प्रकाश का होना भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि अगर मान के चलिए हम लोग के पास आँख है, अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अंधकार में हम कुछ भी वस्तु नहीं देख पाते। सही बात है, जब अंधेरा रहता है तो हम, लाइट नहीं रहता है तो हम क्या अपनी आँखों से कुछ देख पाते हैं? तो नहीं दिख पाता है। ठीक है, अतः प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर से आप लोग समझ गए कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर से आप लोग को पॉइंट मिला है। अगला चलिए, वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर, वास्तव में क्या होता है, जब प्रकाश वस्तुओं से टकराकर हमारी आँख के पास पहुंचता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तभी तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वास्तव में क्या होता है कि जब प्रकाश होता है जी, देखिए आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं। देखिए जब कोई प्रकाश होता है, ठीक है, ये मान के चलिए प्रकाश है। ठीक है, प्रकाश है, जब ये प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है, यहाँ पर मान के चलिए कोई भी वस्तु है, ये वस्तु कोई भी वस्तु है, यहाँ पर टकराता है प्रकाश, और टकरा कर हमारी आँख के पास आता है, तभी हम इस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर ये एक वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, चलिएगा अगला है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश स्रोत किसे कहा जाता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक और कुछ मानव निर्मित होते हैं, जैसे सूर्य तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं, तो क्या होगा, सूर्य तारे ये सभी प्राकृतिक स्रोत हैं, और इनमें से सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है जी, तो याद रखिएगा सूर्य। ठीक है, बिजली का जलता बल्ब या ट्यूब, बिजली का जलता बल्ब या ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है। ये सभी क्या है, तो याद रखिएगा बिजली का बल्ब, बिजली का जलता बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, ये सभी क्या है जी, तो मानव के द्वारा बनाया गया ये सभी मानवकृत
स्रोत है। ठीक है, तो चलिए बहुत शानदार, आप सभी लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है और इसके बारे में। प्रकाश स्रोत के कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्राकृतिक स्रोत और मानवकृत स्रोत। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत में क्या हो जाएगा? तो सूर्य, तारे, ये सभी क्या हो जाएगा? प्राकृतिक स्रोत के उदाहरण हो जाएगा। और यही बोलेगा मानवकृत स्रोत के उदाहरण क्या क्या होगा? तो दिया, लैंप, मोमबत्ती, ये सभी क्या होगा? मानवकृत स्रोत के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें से अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। क्या होता है कि जब प्रकाश को किसी अन्य, मान के चलिए लालटेन में विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि लालटेन, लैंप आदि में तेल में क्या क्या होता है जी? तो संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि हम लोग लालटेन में अब तो चलता नहीं है, क्योंकि ठीक है क्या होता था कि लालटेन में पहले मिट्टी तेल डालते थे। ठीक है, मिट्टी तेल डालते थे और उससे क्या होता था? हमें प्रकाश मिलता था। ठीक है, उससे क्या हमें मिलता था? प्रकाश। यानी क्या किया है? वो संचित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया। ठीक है, इसी प्रकार बिजली के बल्ब, इसी प्रकार, ठीक है यहाँ पर देखिए कि इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदल दिया जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? विद्युत ऊर्जा होता है तो उसको प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्या होता है? ऊर्जा के विभिन्न रूप से प्रकाश का प्राप्ति होता है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आप सभी लोग के सामने कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहा जाता है। तो कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक है, कि कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है जी? प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि, वे सभी जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु भी कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंपल वे में कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहा जाता है? तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु या प्रदीप्तमान वस्तु कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा आपका क्या हो जाएगा? सूर्य, बिजली का बल्ब, ये सभी क्या होगा? प्रदीप्त। और अगला पॉइंट है कि अप्रदीप्त वस्तु, तो कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे आदि, ये सभी जो वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उसे अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। यानी प्रदीप्त कहेगा तो याद रखिएगा कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, सूर्य, चंद्रमा, ये सभी क्या है? तो प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। ठीक है, बल्ब, जलता हुआ बल्ब। लेकिन कुर्सी, टेबल, पुस्तक, ये सभी पेड़ पौधे क्या? अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश, जब देखिए मान के चलिए जब यहाँ पर देखिए प्रदीप्त, ये क्या है? प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर किसी अप्रदीप्त वस्तु पर जाकर टकराता है, अप्रदीप्त वस्तु पर जाकर टकराता है। ठीक है, तभी हम उस वस्तु अप्रदीप्त वस्तु को यहाँ पर अप्रदीप्त, जैसे मान के चलिए यहाँ पर सूर्य है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर है। ठीक है, और जब सूर्य का प्रकाश टेबल पर, अप्रदीप्त में क्या हो जाएगा? टेबल, कुर्सी, ये सभी हो जाएगा अप्रदीप्त। सूर्य का प्रकाश जब टेबल पर पड़ता है और टेबल पर यहाँ पर पड़ने के बाद इसका जो रोशनी हमारे आँख पर पड़ता है, तभी हम इस वस्तु को, टेबल को देख पाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, इतना समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तभी हम इस वस्तु को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा का देखिए, आप यहाँ पर भी बता रहा है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, वह अप्रदीप्त है। यहाँ पर याद रखिएगा कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के ही अप्रदीप्त होता है। ठीक है, वह जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित तो होकर हम तक पहुँचता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते। क्या होता है एक्चुअली में? देखिएगा कि जब सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग समझिए कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है यहाँ पर। ठीक है, ये जब सूर्य है जी, यहाँ सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है, ठीक है, चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा पर पड़ने के बाद हमारी आँखों पर आता है, तभी हम इस चंद्रमा को देख पाते हैं। ठीक है, यानी याद रखिएगा कि सूर्य का अपना प्रकाश नहीं है, यह अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा
वास्तव में सूर्य का देखिए पहुँचता तभी हम चंद्रमा को देख पाते, अर्थात चांदनी वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश ही है। ठीक है, चलिए अब अगला है कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर में विकिरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकीर्णन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर पूछा भी जाता है कि प्रकीर्णन स्कैटरिंग क्या है। ठीक है, इंग्लिश में स्कैटरिंग कहा जाता है। तो प्रकीर्णन आप सभी से पूछा भी जाता है, आपके टेस्ट में भी पूछा जाता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, ठीक है, क्या होता है जब, देखिए आपको समझाते हैं, मान के चलिए देखिए ये प्रकाश है। ठीक है, ये प्रकाश है। ठीक है, प्रकाश जब सूक्ष्म कण पर पड़ता है, क्या होता है सूक्ष्म कण, देखिए समझिए एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, जब सूक्ष्म कण पर पड़ता है प्रकाश, मान के चलिए ये सूक्ष्म कण, ये प्रकाश है, सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो ये कण क्या करते हैं, कुछ ऊर्जा को, कुछ प्रकाश के ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देते हैं। ठीक है, यानी फैला देते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, स्कैटरिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इसी प्रकीर्णन प्रकाश के कारण, देखिए यहाँ पर से एक क्वेश्चन फिक्स हो गया कि इसी स्कैटरिंग प्रकीर्णित के कारण, प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तु को देख पाते जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर समझ गए होंगे कि मान के चलिए कोई अंधेला में आपका वस्तु रखा है, डायरेक्ट उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, फिर भी हम उस वस्तु को देख पाते थे, किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण। ठीक है, तो चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक आप सभी लोग को, हम आगे बढ़ते, एक मिनट थोड़ा सा रुक। तो चलिए आगे 3 नंबर पॉइंट है कि प्रकाश की किरणें। ठीक है, प्रकाश की किरणें किसी प्रदीप्त पदार्थ, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा किसी प्रदीप्त यानी जिससे प्रकाश निकलता हुआ, किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती के लौ या बिजली के जलते बल्ब, ठीक है, से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है। ठीक है, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। चित्रों में सरल रेखा पर तीर का चिन्ह वह दिशा बताता है जिसमें प्रकाश चलता है। ठीक है, प्रकाश की किरणों को यहाँ पर समझिएगा कि प्रकाश की किरणों को, समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहा जाता है। ठीक है, क्या होगा कि किरणों के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहा जाता है। देखिए मान के चलिए एक किरण है, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा एक किरण है ये, तो ढेर सारी किरण मिलकर क्या चीज़ का, किरणपुंज का निर्माण करता है। ठीक है, क्या चीज़ का, किरणपुंज का निर्माण करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रकाश के किरणों के समूह को यहाँ पर हाइलाइटर कर दीजिएगा, प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। मुख्यतः किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं यहाँ पर पढ़ेंगे समझेंगे कि पहला किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला अपसारी किरणपुंज, दूसरा समांतर किरणपुंज, तीसरा अभिसारी किरणपुंज। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा। देखिए अपसारी किरणपुंज को डायवर्जिंग बीम कहा जाता है, ऑप्शन दूसरा है समांतर किरणपुंज जिसे पैरेलल बीम कहा जाता है, और तीसरा अभिसारी किरणपुंज जिसे कन्वर्जिंग बीम कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। पहला देखिए अपसारी किरणपुंज। ठीक है, हम लोग पहला जानते हैं कि प्रकाश के किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग को बताएं कि 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, अपसारी, समांतर और अभिसारी। ठीक है, याद रखना बहुत ही इजी है। ठीक है, तो चलिए हम पहला जानते हैं कि अपसारी किरणपुंज आखिर कहा किसे जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपसारी किरणपुंज, तो इस प्रकार की किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा कि अपसारी किरणपुंज किसे कहा जाता है, अपसारी किरणपुंज। ठीक है, यहाँ पर समझिए कि अपसारी किरणपुंज क्या होता है कि किरणें एक बिंदु से निकलकर, ठीक है, किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। यहाँ पर देखिए एक बिंदु इससे निकलकर फैलती चली जाती है, इसे ही अपसारी किरणपुंज कहा जाता है। ठीक है, इसे ही अपसारी किरणपुंज कहा जाता है। आप सभी लोग को समझ गए। यहाँ पर एक बिंदु है, ये निकलकर फैलती चली जाती है, इसे ही अपसारी किरणपुंज कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा देखिए इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं।
तो चलिए अब दूसरा है, पहला तो हम लोग जान लिए अब सारी किरण पुंज किसे कहा जाता है। अब दूसरा समझते कि समांतर किरण पुंज किसे कहा जाता है। तो ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। यहाँ पर समझ लीजिए कि समानांतर एक दूसरे के क्या होता है, समानांतर होता है, उसे ही समांतर किरण पुंज कहा जाता है। देखिए यहाँ पर फिगर आपको ये बनाया हुआ है अभी, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ, एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जा रही है और इसमें एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है। और अगला हम पढ़ते हैं कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, ठीक है, आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अतः ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि क्या होता है कि किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, ठीक है। इसमें क्या था कि एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जा रही थी और इसमें एक बिंदु पर आकर मिलती है, ठीक है, समझिएगा। तो चलिए आई होप आप सभी लोग को तीनों किरण पुंज के बारे में संपूर्ण जानकारी, किसे क्या कहा जाता है, अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज के बारे में आप लोग को चल गया होगा पता। अब चलिए अगला पॉइंट है 4 नंबर की पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, ठीक है, क्योंकि इसी सभी चैप्टर आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी टॉपिक भी, ठीक है। चलिएगा, तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, ठीक है, कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी या जिसे इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट, ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो जिनसे प्रकाश क्या होगा कि जिनसे प्रकाश आसानी से, जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। आप सभी लोग को पता होगा, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। मान के चलिए, जैसे मान के चलिए देखिए आपका उदाहरण में भी है कि कांच, पानी, हवा आदि ये सभी पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश की एक छोटे से भाग को अपने में ही होकर जाने देते हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। चलिएगा कि क्या होगा कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को अपने में से, मतलब कुछ भाग उनसे प्रकाश को अपने से जाने देते हैं। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल में क्या है, उसे पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, देखे होंगे कि घिसा, जब कांच को घिस दिया जाता है तब मात्र कुछ ही आपका प्रकाश उससे जा पाता है, ठीक है। तेल लगा हुआ कागज का, तेल लगाकर आप लोग कागज में टॉर्च से लगाइएगा लाइट को, तो देखिए हल्का हल्का जाता होगा, ठीक है। बैलून का रबड़, आँख की पलक, ट्रेसिंग पेपर, चर्म यानी चमड़ा, रक्त यानी खून, दूध, घना, धुआं, ये सभी क्या जी, तो पारभासी पदार्थ के उदाहरण होगा, ठीक है, पारभासी। चलिए अब अगला है कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते, मतलब कोई प्रकाश का कुछ भी भाग उससे आर पार नहीं हो पाता, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है जिसे, ठीक है। तो लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गदा यानी पेज का जो होता है, ठीक है, धातु को प्लेट इत्यादि, ये सभी क्या है, तो अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे कि पारदर्शी किसे कहा जाता है, पारभासी किसे कहा जाता है और अपारदर्शी किसे कहा जाता है, ठीक है। चलिएगा, आप लोग को एग्जाम्पल भी दे दिए थे। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब अगला कि प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है, तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। आप लोग देखिए, मान के चलिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और पूछा भी है कई बार, ठीक है, कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो समझिए, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश किसी वस्तु से, यहाँ पर मान के चलिए कोई भी वस्तु है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अच्छी तरह से पॉलिश हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग उसके द्वारा लौटा दिया जाता है, अर्थात परावर्तित हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक स्रोत है, ठीक है, याद रखिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि चिकना परत है, यहाँ पर ये परावर्तक सतह है, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे जी कि प्रकाश की किरण का पथ
यहाँ पर समझिए, देखिए कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख रे डायग्राम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा। अब अगला है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लोग समझते हैं और इसके मेन पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है उन नियमों को परावर्तन के नियम कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान के चलिए कोई वस्तु किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटता है तो इसमें किस किस नियम का पालन होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसके नियमों को समझने के लिए कुछ पदों यानी टर्म की व्याख्या आवश्यक है। ठीक है, इसके देखिए यहाँ पर से जाकर किसी वस्तु से टकराकर जब वापस परावर्तित हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, जहाँ पर टकराती है इसके बीच तो इसे आपतन बिंदु कहा जाता है। ये समतल दर्पण हुआ जी, ये आपतित किरण हुई और लौटकर टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। ये आपतन कोण हुआ और ये परावर्तन कोण हुआ। ठीक है, चलिए आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तित किरण, अभिलंब किसे कहा जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपतित किरण किसे कहा जाता है, तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण यानी इंडिकेट रे कहते हैं। ठीक है, क्या कहा, किसी सतह पर ठीक है, यहाँ पर देखिए किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, यही जाकर ये सतह पर पड़ रही है तो इसे ही आपतित किरण कहा जाता है। ठीक है, आपतन बिंदु तो किसे कहा जाता है, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है। ठीक है, आपतन बिंदु आप लोग याद रखिएगा कि जिस बिंदु से पर आपतित किरण टकराई, जो ये गई है किरण, आपतित किरण यहीं पर जहाँ पर टकराती है जिस बिंदु पर उसे ही आपतन बिंदु कहा जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपतन बिंदु है। ठीक है, ये वाला। अब परावर्तित किरण किसे कहा जाता है, तो देखिए जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। मान के चलिए इस माध्यम में गई और इसी माध्यम में लौट गई, इस माध्यम में आपतित किरण गई और इसी माध्यम में लौट गई तो उसे ही परावर्तित किरण कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा। और अभिलंब तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिए कि अभिलंब किसे कहा जाता है, तो देखिए ये बिंदु से खींचा हुआ इसी को ही अभिलंब कहा जाता है। ठीक है, किसी बिंदु से सतह से खींचे गए लंब को ही अभिलंब कहा जाता है। अब चलिए आपतन, पांचवा क्या है जी, आपतन कोण किसे कहा जाता है, यहाँ पर समझिएगा आपतन कोण किसे कहा जाता है, तो देखिए आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए आपतित किरण, यहाँ पर देखिए आपतित किरण और आपतन कोण कौन हुआ, ये वाला आपतन कोण हुआ। ठीक है, पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है, उसे ही आपतन कोण कहा जाता है। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर देखिए आपतित किरण और आपतन कोण के बीच जो कोण बनता है उसे ही आपतन कोण। परावर्तन कोण क्या है, तो याद रखिएगा कि जब परावर्तित कोण जाता है और आपतन अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे ही परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। ठीक है, कितने नियम होते हैं जी, तो याद रखिएगा 2 नियम। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ठीक है, ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सही बात है, ये आपतित किरण बराबर होता है परावर्तित किरण के। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आप लोग के सामने कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन क्या होता है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन